नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोवेल कोरोना वायरस पर प्रदेश शासन का बड़ा आदेश, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद। जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर तूफान के साथ बारिश और हुई ओलावृष्टि। लोकसभा में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने उठाया रेलवे का मुद्दा, नागपुर तक सीधी ट्रेन की रखी मांग। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास गिरी आकाशीय बिजली, आधे घंटे सिग्नल पर खड़ी रही ट्रेन। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही, बैहर में 5 नर्सिंग होम किए गए बंद। जनपद पंचायत में रद्द हुई सामान्य सभा की तीसरी बैठक, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश। और उत्कृष्ट स्कूल में जेईई और नीट के छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने संसद में बड़ी ही बेबाकी से बालाघाट सिवनी रेलवे के मुद्दे पर अपनी मांग सदन में रखी। सांसद श्री बिसेन ने सदन में गोंदिया बालाघाट जबलपुर रेल लाइन को और तेज गति से कार्य करवाने के लिए बजट की मांग रखी। उन्होंने स्पष्ट बताया कि समय पर धनराशि यदि मिल गई तो समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य करवा पाएंगे। यही नहीं, बालाघाट से नागपुर के लिए सीधी रेल लाइन की मांग सांसद श्री बिसेन के द्वारा रखी गई और उन्होंने सदन के भीतर यही मांग रखी कि वर्तमान में बालाघाट से गोंदिया नागपुर के लिए चलने वाली ट्रेन के समय में 10 मिनट का फेरबदल किया जाए, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग रखते हुए सांसद श्री बिसेन के द्वारा मंडला रूट चिरई डोंगरी से मलाजखंड के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग रखी। ऐसा किए जाने से कान्हा राष्ट्रीय पार्क के लिए पर्यटन बढ़ने की भी संभावना जताई। इसके साथ ही जिले के कटंगी सिवनी, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, इसका निर्माण भी किया जाना है तो यात्रियों को लाभ मिलेगा। यही नहीं, रेलवे के द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज में वर्षा काल के दौरान जल भराव से निपटने के लिए सदन में उन्होंने अपनी बात रखी और इससे जल्द इस विषय पर रेलवे को उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे ब्रिज पार करने के दौरान कोई अनहोनी और वर्षा काल के दौरान होने वाली परेशानी दूर हो जाए। मैं जिस प्रदेश के जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर का इलाका है, जहां पर कान्हा और पेंच जैसे नेशनल पार्क आते हैं। और अंग्रेजों के ज़माने की 1903 की रेल लाइन थी, जो मेगा ब्लॉक के बाद 2016 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। और इसलिए जो जिस गति के साथ तेज काम होना चाहिए था, उस गति को देने का काम मोदी जी ने किया। 2004 के पहले गेज कन्वर्शन का घोषणा हुई थी, परंतु जब मोदी जी की सरकार, जब तेज गति से काम करने वाली सरकार आई, तभी इस रेल का काम मेरे जिले में, मेरे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को और आदरणीय हमारे पीयूष मंत्री जी को, गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तेज गति के साथ काम कर रहे हैं, उसमें अभी उस काम को और तेज गति से करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। यदि समय पे हमें धनराशि मिल गई तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की, जो छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट की जो मार्ग का जो गेज कन्वर्शन का काम है, एक समय सीमा मार्च अप्रैल तक पूरा करके आपके माध्यम से लोकार्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं विस्तार से ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी सारी बात कही है, पर जिस तरह से निश्चित रूप से रेल सबसे सस्ता साधन है यात्रा के लिए और सुलभ साधन है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो एक थीम है कि साफ, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा, और उसको पूरा करने का हमारा रेल मंत्रालय काम कर रहा है। क्योंकि रेल समय सीमा पर यदि जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कई बार रेल को बदलना पड़ता है, ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो ऐसे समय पर यदि समय पर हमारी यात्रा नहीं होती है तो अनेक बार यात्रियों को परेशानी आती है। वर्तमान समय में मेरे यहाँ बालाघाट से नागपुर के लिए जब रेल यात्री जाते हैं
तो गोंदिया में उनको परिवर्तित करना पड़ता है ट्रेन को, तो वहां पर यदि ट्रेन लेट होती है तो जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रेल का जो समय है वो बिल्कुल ठीक हो। अभी एक ट्रेन मेरे यहाँ समय के साथ प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ाई और उनकी डिग्री की उपयोगिता की जांच उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा करवाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत चयनित 200 महाविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की ट्रैकिंग की जाएगी। विभाग के द्वारा स्टूडेंट ट्रैकिंग के माध्यम से यह जानकारी संकलित करने की कोशिश की जा रही है कि डिग्री धारक विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रदेश के विश्वविद्यालय से मिली डिग्री की कितनी उपयोगिता है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के द्वारा भी जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित कोर्सों और उसकी डिग्रियों की उपयोगिता की जांच करवाई जा रही है। ये विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 200 महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त हो रहा है, तो उसका बहुत से अन्य मदों के अनुसार जैसे निर्माण कार्य है, इक्विपमेंट्स हैं, प्रयोगशाला, स्पोर्ट्स, सबके साथ साथ उसमें एक ये भी योजना बनाई गई है कि आपके संस्था से जो विद्यार्थी पास आउट हैं, जैसे पिछले बार हम लोगों ने 17-18 के पास आउट को ट्रैक किया था और इस बार 19 के जो पास आउट है उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि उनके नाम, मोबाइल नंबर, पिताजी एड्रेस, ये तो सब हमारे पास पहले से है रिकॉर्ड में। हम लोग उनसे फ़ोन पर या पत्र लिखकर, व्हाट्सएप, जैसे भी मतलब जो भी माध्यम उपयोग कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि वर्तमान में वो यहाँ से पास होने के बाद ग्रेजुएशन किया है जिन्होंने, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो वर्तमान में किस स्थिति में, वो कोचिंग कर रहे हैं या कोई जॉब उन्होंने कर लिया है या उच्च शिक्षा के किसी दूसरे संस्थान में उन्होंने प्रवेश पाकर उच्च अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। तो इससे एक बात ये जानकारी में आएगी कि जो या प्रशासनिक सेवा में गए हैं, किसी भी प्रकार से उन्होंने कैरियर में आगे क्या चुना है यहाँ से जाने के बाद, तो उससे एक बात ये समझ में आएगी कि इस महाविद्यालय से, जो सभी महाविद्यालय से उच्च शिक्षा का आउटपुट क्या है। जो बच्चे पास आउट हैं उनको कैरियर के हिसाब से वो कितने वहाँ पे सक्षम होकर कहाँ पहुँच के क्या काम करें। होली के दिन से हुए मौसम में बदलाव की वजह से जिले भर में 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 मार्च की देर शाम को हुए मौसम में बदलाव, तेज हवा के साथ आंधी तूफान और बारिश से ओलावृष्टि की वजह से किरणापुर तहसील के सुसवा और भालवा गांव सहित आसपास के क्षेत्र में लगी हुई कई हेक्टेयर भूमि की फसल खराब हो गई। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में गर्मी के लिए भटा, टमाटर सहित अन्य सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो गई, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन एडमिशन होंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई प्रवेश प्रक्रिया स्नातक स्तर पर 11 मई से और स्नातकोत्तर स्तर पर 21 मई 2020 से 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य 2 चरणों में केंद्रीयकृत कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC प्रस्तावित होगी। आवेदक पंजीयन के समय अधिकतम 9 के स्थान पर 15 महाविद्यालयों पाठ्यक्रमों का चयन कर चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को समय सीमा में परीक्षाएं आयोजित करने और परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। ई प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी महाविद्यालयों को पोर्टल पर पाठ्यक्रम, विषय, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालयों की संबद्धता अपलोड करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद कटंगी के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही 16 मार्च को कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित सभा कक्ष में संपन्न कराई जाएगी। 27 दिसंबर 2019 को की गई आरक्षण की कार्यवाही को निरस्त कर नगर परिषद कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 16 मार्च को दोपहर 3:30 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने कटंगी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बम्होरे को आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
गढ़ी पुलिस ने चाचा की हत्या कर फरार भतीजे संतलाल टेकाम 38 वर्ष ग्राम पटवा निवासी को ग्राम झलमला में गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल बैहर भिजवा दिया गया है। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पटवा में इसी ग्राम के बुद्ध सिंह की उसके भतीजे संतलाल टेकाम ने गला घोंटकर हत्या कर दी। 10 मार्च की रात यह वारदात जादू टोना करने के शक में हुई थी। गढ़ी पुलिस ने मृतक बुद्ध सिंह पिता नवल सिंह टेकाम 60 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की। बताया गया है कि बुद्ध सिंह टेकाम और उसका भतीजा संतलाल टेकाम के बीच जादू टोना को लेकर आपसी रंजिश बनी हुई थी और इसी जादू टोना को लेकर दोनों के बीच विवाद होते रहता था। इसी कारण संतलाल टेकाम ने मौका देख अपने चाचा बुद्ध सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी। पीजी महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे खिलाड़ी छात्र जिन्होंने संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य एवं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके आदेश मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके तहत शनिवार को नगर के शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉल में पीजी महाविद्यालय के 10 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी पीजी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी ने पत्रकारों को दी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का एक पत्र हमारे प्राप्त हुआ है, जिसमें खेल प्रतिभा को पुरस्कृत करने का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष हम उन महाविद्यालय के उन छात्र छात्रों को जिन्होंने राज्य एवं जबलपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर बालाघाट और महाविद्यालय का नाम रोशन किया है, उनको नगद राशि देने का प्रावधान है, क्योंकि शासन की मंशा है कि जो खिलाड़ी जाते हैं तो उनको मान सम्मान के रूप में भले राशि छोटी हो परंतु उनके मान सम्मान को मिलना चाहिए। उसी को हम देखते हुए हमारा जो कल का प्रोग्राम है, हमारे महाविद्यालय के 10 छात्र विभिन्न खेलों में राज्य एवं जबलपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, उनको हम नगद राशि से प्रोत्साहित करेंगे। और इनके साथ जब ये खेलने जाते हैं तो इनको हमारे महाविद्यालय की ओर से TADA आने जाने का और खाने का पूरा पैसा उनको दिया जाता है। यह एक मान सम्मान उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो उस शिक्षा विभाग के पत्र हमें प्राप्त हुआ है। विगत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में JEE और नीट की परीक्षा की तैयारी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ करवाई जाएगी। 10वीं पास हो चुके छात्रों को 2 वर्षीय कोर्स और 11वीं पास हो चुके छात्रों को 1 वर्षीय कोर्स में शामिल किया जाएगा। जो हमारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मैडम इस तरफ विशेष रुचि ले रहे हैं और उन्होंने अभिलाषा कोचिंग कक्षा यहाँ प्रारंभ करने की योजना है। JEE और नीट एंड EET इन दोनों परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना और इन दोनों परीक्षाओं के लिए दो तरह के कोर्स चालू किए जा रहे हैं योजना के अनुसार। 1 वर्षीय कोचिंग कक्षा है और 2 वर्षीय कोचिंग कक्षा। 1 वर्षीय कोचिंग कक्षा में वे बच्चे भाग ले सकेंगे जो कि 11वीं पास है और पढ़ाई के साथ साथ ये कोचिंग भी करेंगे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग लेने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 70% और सामान्य वर्ग और OBC के छात्रों को 80% 10वीं और 11वीं क्लास में लाना जरूरी होगा। इसके आधार पर एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल होने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए 10वीं में 70% लाना जरूरी होगा और जो अदर सामान्य वर्ग के और अन्य बच्चे हैं उनके लिए 80% कक्षा 10वीं में लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह से जो बच्चे 1 वर्षीय वाले हैं उनके लिए 10वीं की मार्कशीट को आधार बनाया जाएगा। जो बच्चे 2 वर्षीय कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए 9वीं के अंकों को आधार बनाया जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट में 13 मार्च को बैठक आहूत की गई थी, लेकिन यह भी रद्द कर दी गई, जिस कारण जनप्रतिनिधियों में बहुत अधिक आक्रोश देखा गया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूरण कुमार ठाकरे ने बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इसके पहले 25 फरवरी,
उसके बाद 3 मार्च और उसके बाद 13 मार्च को बैठक रखी गई थी, लेकिन लगातार जनपद पंचायत सीईओ द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं होने की वजह से यह बैठक रद्द कर दी गई। आज सामान्य सभा की स्थगित बैठक थी। जो बैठक हमारी 25/2/2020 को हमने बैठक रखी थी, वो किसी कारणवश से उस समय स्थगित हुई। उस बैठक को हमने 3/3/2020 में रखी थी। उस समय भी अपरिहार्य कारणों कारण बैठक स्थगित होना पड़ा और आज वही बैठक 13 तारीख को रखी। तो हमको ये कार्यप्रणाली ये समझ नहीं आता कि हमारी सामान्य सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक, उस महत्वपूर्ण बैठक में हमारा सीईओ का नहीं होना या सीईओ का यहाँ से चले जाना। आते ही मैं बोला था कि सीईओ साहब आज बैठक है, फिर भी उसके बाद बोले कि जिला की बैठक, तो जिला की बैठक इतना अनिवार्य है तो पहले बोलते ना थे कि बैठक स्थगित कर देते हैं हम। हमारे सदस्य लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं और आकर के वापस जाते हैं, तो उनको कितना अखरता होगा। और ऐसा लगता है हमको कि ये सीईओ की कार्यप्रणाली जो है हमारे जनपद में उदासीनता से चल रही है और बैठक में और किसी प्रकार का उसमें ध्यान नहीं जा रहा है। जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे ने बताया कि बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि जनपद की लीज 1997 में समाप्त हो चुकी थी। जैसे तैसे जनपद अध्यक्ष की पहल पर जनपद भूमि की लीज करवाई गई। यही नहीं, इसके अलावा ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर चर्चाएं करना आवश्यक था। महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सन 97 से हमारी जनपद की लीज खत्म हो चुकी थी। अध्यक्ष जी और हमारे प्रयासों से जो लीज है वो स्वीकृत दोबारा की गई कलेक्टर महोदय द्वारा, है ना। उस पर भी हमको चर्चा करना था। और एक बिंदु था कि ये जो पंचायतों में सरपंचों को के 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया। कुछ पंचायतें ऐसी है जिसमें पदेन सरपंच है ना। जैसे लेके हमारी कोसमी पंचायत के वहाँ पे चर्चाएं चली, मेरे से लोगों ने सवाल जवाब किए कि भाई साहब जो जनता से चुना हुआ सरपंच है वो तो कोर्ट के आदेश के अनुसार निलंबित है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरपंच है वो पदेन सरपंच है और पदेन सरपंच का 6 महीना होता है कार्यकाल। अब 6 महीना तो उनके पूर्ण हो चुके, आगामी क्या कार्रवाई। जनपद सदस्य भुरू पटेल ने सीधे आरोप लगाया कि इस बात की शिकायत कलेक्टर दीपक आर्य से करनी चाहिए। जब बालाघाट जनपद का ये हाल है तो जिले के अन्य जनपदों की क्या स्थिति होगी। ये हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं, हमारे जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनपद के जो सीईओ साहब हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमारी 77 पंचायतों का ऐसे में क्या हाल होगा। और हमारे जो जनपद सदस्य जो दूर दूर से आते हैं, जो सूचना देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके बोलते हैं कि यहाँ मीटिंग कैंसिल होगी, तो ऐसी स्थिति में तो जनप्रतिनिधियों का भी अपमान है। तो हमारे अधिकारियों को भी और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बारे में भी विचार करना चाहिए और ये जानकारी हमारे कलेक्टर महोदय को यहाँ पर देना चाहिए कि जनपद में बालाघाट की मुख्यालय की जो जनपद है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, वहाँ पर ये स्थिति, तो बाकी जगह में भी क्या हो। शुक्रवार को कोबरा बटालियन के अधिकारियों द्वारा अपने एक जवान को सांस लेने में हो रही परेशानी के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया भर में कई देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के संदेह को देखते हुए जिला चिकित्सालय द्वारा कोरोना वायरस के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड में जवान को भर्ती कर प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि कोबरा बटालियन की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि एक जवान को वे लेकर आ रहे हैं जिसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस बात को देखते हुए वायरस आइसोलेशन वार्ड में उसे प्राथमिक तौर पर भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी पिछली हिस्ट्री की जांच की गई तो पता चला कि वह कोलकाता के किसी गाँव से छुट्टियां मनाकर बीते दिनों लौटा है। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यह स्पष्ट कह दिया कि उक्त जवान को कोरोना वायरस जैसी कोई शिकायत नहीं है, इसीलिए इस बात की जानकारी वे वरिष्ठ स्तर पर नहीं भेजेंगे। कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। हमें कोबरा बटालियन से फ़ोन आया था आधा घंटा पहले कि एक पेशेंट को हम लेके आ रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर ने फ़ोन किया था कि मैं लेके आ रहा हूँ और उसको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ तैयारी करके रखा। हम ये मान के चल रहे थे कि शायद कोरोना वायरस हो, क्योंकि तब तक हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमें नहीं मालूम थी। फिर वो पेशेंट यहाँ पे आया, हमने उसको यहाँ आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया है और एडमिट करने के बाद उसका परीक्षण किया और उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला वो कोलकाता से आया हुआ है, कोलकाता के गाँव से। और जब यहाँ से गया था उसके बाद वो 2 महीना पहले यहाँ से कोलकाता गया था, वहाँ पर उसको बुखार आया था, खांसी आई थी 14 दिन पहले। और 14 दिन पहले जब खांसी आई तो खांसी उसका कंटिन्यू है।
वो वहाँ से आया। इसके बाद अभी 7 दिन पहले यह कोबरा बटालियन में आया, तो खांसी होने से हमें ये लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हमने देखा तो सब ठीक है, उसका एक्सरे भी ठीक है और उसका ब्लड रिपोर्ट भी ठीक है। केवल उसे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है, तो वो उसका इलाज कर रहे हैं, सामान्य मरीज की तरह उपचार कर रहे हैं, और कोरोना से संबंधित उसका कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि शासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोरोना वायरस को लेकर हर व्यक्ति अलर्ट रहे, सुरक्षा बरतें, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर फिजूल की अफवाह न फैलाएं। जिले की बैहर तहसील में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हो रहे गोरख धंधे की लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में 5 नर्सिंग होम पर तालाबंदी की कार्यवाही की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि बैहर स्थित श्री साईं हेल्थ क्लिनिक, ओएस पैथोलॉजी लैब, निदान पॉलीक्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब, यूनिक क्लिनिक और पांडे क्लिनिक पैथोलॉजी लैब को नियम विरुद्ध संचालन के मामले में सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यवाही में बैहर के एसडीएम, आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद, तहसीलदार निर्मला भलावी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव, बैहर थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था। बैहर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पंकज सविता द्वारा गाड़ी चोरी के आरोप में आरोपी नारायण विश्वकर्मा निवासी बिरसा को 166 दिन का कारावास और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार 21 मई 2017 को फरियादी राकेश मरकाम के मामा सुमेरु निवासी बोदा के घर में विवाह कार्यक्रम था। इस दौरान आरोपी नारायण द्वारा हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक शादीशुदा व्यक्ति द्वारा एक युवती को अपने गांव में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि लामता थाना अंतर्गत बंजारी मंदिर, खिड़की घाट, खुरसोड़ा रोड जंगल में आरोपी दुर्गा प्रसाद लिल्हारे निवासी टाका बर्रा लामता द्वारा चाय में नशीली वस्तु खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर लामता पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बैहर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा कंप्यूटर लैब से 2 नग कंप्यूटर सहित पूरा सिस्टम चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 47,000 की चोरी की गई। यह घटना होली की छुट्टी के दौरान की गई, जिसकी 12 मार्च को बैहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 12 मार्च को जिले की 4 जनपद पंचायत के सरपंचों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 13 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा 236 ग्राम पंचायतों में प्रशासन समिति का गठन करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस दौरान वारासिवनी जनपद पंचायत में 60, खैरलांजी में 62, बैहर में 54, बिरसा में 60 प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि जिले की अन्य 6 जनपद पंचायतों का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस आधार पर 23 मार्च के बाद जनपद पंचायतों के सरपंचों के स्थान पर प्रशासन समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार सरपंच प्रशासकीय समिति के प्रधान व पंचों को समिति का सदस्य बनाया गया है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारियों के संक्रमण बचाव के लिए सभी विद्यालयों को आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है। 13 मार्च को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय व निजी स्कूलों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश में वर्तमान दिनों में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के पर्चे निर्धारित यथावत तिथि और यथावत समय पर होते रहेंगे। इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ उपस्थित होकर यथावत रूप से स्कूल के कार्य को संपादित करेंगे। मतलब साफ है कि स्कूल केवल छात्रों के लिए बंद किए जा रहे हैं, स्टाफ के लिए नहीं। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी लोकल परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जिसका स्कूल के संचालक व प्रबंधन समिति के द्वारा छात्रों के पालकों को जानकारी दी जाएगी। यही नहीं, पालक भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्कूलों से जानकारी ले सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारी के अनुसार यह आदेश उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है और इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के तहत आज जिला अस्पताल के आयुष विभाग में गर्भ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर शालिनी दीपिकारी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में प्रसूता महिलाओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। और ये बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे और अपना ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन और योग, इससे नेचुरल जो अपना नॉर्मल थेरेपी है, मतलब अपना नॉर्मल डिलीवरी, वो अच्छा रहेगा उसके लिए। शासन के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के आयोजन करने से गर्भ संस्कार का जो शुभारंभ हुआ है, इसमें गर्भवती महिलाओं में जो पल रहे हैं शिशु हैं, उनके मानसिक बौद्धिक स्तर में सुधार करने के लिए और साथ में गर्भ संस्कार में बहुत ही मतलब इस कार्यक्रम के करने से उपयोगी होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के करीब आधा सैकड़ा नियमित कर्मचारियों को करीब 2 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पाया है। वहीं कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 7वें वेतनमान का आज तक लाभ नहीं मिल पाया, जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो बजट न होने के कारण नियमित कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया और शासन स्तर पर बजट जारी नहीं होने पर कर्मचारी का वेतन। विभाग के कर्मचारियों का वेतन का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास आवंटन उपलब्ध नहीं था, उसके कारण हमने वेतन नहीं दे पाए और जैसे आवंटन आएगा वैसे हम वेतन जारी कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि अभी होली का त्यौहार था, हाँ, तो उसमें तो काफ़ी कर्मचारियों को दिक्कतें हुई होंगी, तो क्या नहीं, उसमें सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों का ही आवंटन नहीं था हमारे पास में, इसके कारण रेगुलर कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पाया और जैसे ही आवंटन आएगा भुगतान हो जाएगा। और जहाँ तक आपका एक 7वां वेतनमान का आपने बताया, तो हमारे पास वैसे 9 कर्मचारी थे जिनकी सेवा पुस्तिकाएँ यहाँ से पूरी फॉर्मेलिटी करके और जिला पेंशन कार्यालय ट्रेजरी वगैरह भेज दी गई है। अभी हमारे पास वर्तमान में पेंडिंग नहीं। वारासिवनी में दवा कारोबार से जुड़े अज्ञात लोगों ने वारासिवनी और रामपाली के बीच स्थित चंदन नदी पुल के नीचे एक्सपायरी डेट की दवा की एक बड़ी खेप बहती नदी में फेंकी है, जिससे आसपास के लोगों में डर का वातावरण निर्मित हो गया है। वहीं लोगों में इस घटना पर आक्रोश व्याप्त है और मेहंदीवाड़ा सहित अन्य ग्रामों की ओर आने जाने वालों से खुलासा नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी खेप यहां पर कैसे आई। अनवांटेड, अनयूज्ड और एक्सपायरी डेट की मेडिसिन जो है चंदन नदी के तट पर गोटा डोल में किसी अज्ञात दवा कारोबारी के द्वारा जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। इस संदर्भ में इस इलाके के रहने वालों में काफी दहशत का वातावरण निर्मित है। स्थानीय निवासी संजय जांगड़ ने बताया कि करीब 2 दिनों से वे देख रहे हैं दवाइयां यहां पर बह रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह दवा यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में किसने फेंक दी है। 2-3 दिन पहले से दिख रही है, कल परसों मेरी नजर गई अचानक यहाँ पर, तो ये 2-3 दिन पहले से पानी में इस तरह की दवाइयाँ पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ कुछ होगी, ऐसा लगता है। तो इसकी शिकायत वगैरह की है क्या कोई ने? नहीं, शिकायत तो नहीं किया, अचानक ध्यान गया मेरा भी। आप दिखे तो चर्चा हुई आपसे कहना इस सही पर ये जैसे जल स्रोत है और वैसे भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, कोरोना वायरस है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है और पानी का स्रोत है। इसमें एक तो बेचारे जो
बेजान निर्जीव जो जीव जंतु है वो सबसे पहली बात खत्म होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस पानी का उपयोग करेगा, जैसे कपड़े भी यहाँ कई लोग धोते हैं, उस कपड़े में लग के दवाइयाँ इससे कीटाणु क्या है कि घरों में जाएगी, और पीने में अगर इसका उपयोग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने शरीर में जाएगा और नुकसान करेगा। ये भी उससे भी नुकसान है बहुत बड़ा। समझ आ रहा है कि कौन सी दवाइयाँ होगी ये? नहीं समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से, लेकिन एक्सपायरी डेट की होगी या कोई नंबर 2 की इस टाइप की कोई दवाई है ऐसी होगी जिसका उपयोग है कोई चीज़ को छुपाने के लिए इस तरह से किया गया कि पानी में फेंक दो करके, तो हमारा जो गलत काम है वो छुप जाएगा। इसी सही से समझ में आ रहा है। लालित्य मिश्रा इस मामले में कहते हैं कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां जहां मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाती हैं, वहीं अगर इन दवाइयों को नदियां या तालाबों में फेंका जाए तो इससे जनजीवन सहित पालतू मवेशी जो पानी पीने के लिए आते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इस पानी का उपयोग मानव जीवन के लिए घातक है। प्रशासन को ऐसे दवा कारोबारियों के खिलाफ उचित और ठोस कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इधर से जा रहा था रामपहली की ओर, तो मेरे को क्या बोलते नज़र पड़ी थी यहाँ पर क्या बोलते बहुत सारी क्या बोलते दवाइयाँ किसी अज्ञात तत्व द्वारा क्या बोलते हैं नदी में बहा के उसको क्या बोलते हैं ख़राब करने की कोशिश की गई है। अब ये दवाइयाँ क्या बोलते हैं धीरे धीरे बह के क्या बोलते हैं सब एक नदी के किनारे के तट पे आ रही हैं। उसमें कई लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं और जानवर वगैरह भी आते हैं। अब वो कौतूहल बस उसको उठा के देख रहे हैं। कल को किसी ने इसका सेवन कर लिया, चूँकि ये दवाइयाँ मतलब अब इनकी अवधि समाप्त हो गई है, तो कल को कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है इसमें क्या बोलते हैं, यानी किसी की जान भी जा सकती है इससे। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को इस मामले में पूरा संज्ञान लेना चाहिए। क्या बोलते हैं कि आखिर ये क्या जबकि प्रावधान है क्या बोलते जो दवाइयाँ क्या बोलते डेट एक्सपायरी डेट की यदि उनको मतलब वो किया जाए जला वाला के जो भी जिस टाइप से उसको निरस्त किया जाए, वो किया जाए करके नष्ट किया जाए। ऑल बायो मेडिसिन को सेफली डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेफली डिस्पोज करने के लिए निश्चित रूप से ड्रग अधिनियम जो है उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। इस तरीके से अगर किसी ड्रग कारोबारी के द्वारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से ये कृत्य काफ़ी शर्मनाक कृत्य है और बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर दवाइयाँ देखी हैं 2017, 2018 और 2019 और 2020 की जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर लाकर डिस्ट्रॉय की गई हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आजू बाजू के क्षेत्र में इस तरीके की कोई अवैध फैक्ट्री जो है दवाइयों की चल रही है या फिर किसी शासकीय अस्पताल से लाकर ये दवाइयाँ जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय की गई हैं। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें इस क्षेत्र के लोग जो हैं काफ़ी दहशत में हैं और प्रशासन से दरकार कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग माफियाओं के ऊपर और ऐसे ड्रग कारोबारियों के ऊपर, दवा कारोबारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। 13 मार्च को देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से स्थानीय रेलवे स्टेशन का इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे न सिर्फ आरक्षण सहित रेलवे टिकट का निकलना बंद हो गया बल्कि इंटर स्टेशन कनेक्टिविटी भी बंद हो गई। कटंगी से चलकर जैसे ही ट्रेन सावंगी स्टेशन से वारासिवनी के लिए रवाना हुई और वारासिवनी के लिए जैसे सिग्नल देने के लिए पैनल बटन दबाया गया, इंडिकेटर सिस्टम बंद हो गया जिससे ट्रेन का मार्ग अवरुद्ध हो गया। रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की मदद से करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को मैनुअली स्टेशन पर लाया गया और मैनुअली यहां से ट्रेन को रवाना किया गया। शुक्रवार को वारासिवनी के रास्ते कटंगी से गोंदिया के लिए चलने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा विलंब से वारासिवनी स्टेशन से बालाघाट और गोंदिया के लिए रवाना हुई। इसकी वजह देर शाम अचानक मौसम में आई तब्दीली के बाद थोड़ी देर की भारी बारिश और तूफान के साथ गरज और आकाशीय बिजली को बताया जा रहा है। इसका सीधा असर रेलवे पर पड़ा है। इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं स्टेशन में बैठे यात्री भी खासे परेशान होते रहे। पद्मेश से औपचारिक चर्चा के दौरान स्टेशन प्रबंधक ने चर्चा में बताया कि रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम डिसऑर्डर हो गया था। इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब होने की वजह से कटंगी से चलकर आने वाली ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाया और उसे आउटर पर ही खड़ा रखना पड़ा। इस दौरान यात्री सिद्धार्थ कुमार ने कहा कि अंधेरे की वजह से सभी यात्रियों को परेशानी हुई। ट्रेन अंधेरे में खड़ी रहने से और किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होने से सभी परेशान होते रहे। अचानक से इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम लोगों को आधा पौन घंटा आउटर में रोक दिया गया। कोई जानकारी नहीं थी और लगभग कोई फैसिलिटी भी नहीं है, भरोसा नहीं है, लाइट चालू है नहीं है और सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था।
जंगल जैसे जगह पे है, रात में टाइम है, बहुत ट्रेन लोग तो में बहुत पैदल लोग निकल हैं, रहे हैं, पैदल महिलाएं निकल के चले हैं, गए। महिलाएं बच्चों को लेके जा रही हैं, वो उतर के चली जा रही चले जाए। कोई बताने वाला नहीं है कि भाई कितनी देर लगेगी, कितनी देर क्या है? लगेगी, कितना समय लगेगा। हो सकता है इंजन बालाघाट से आ रहा है, गोंदिया से आ रहा है, हमें नहीं पता। एक अश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यात्री प्रेमलाल चन्ने ने बताया कि स्टेशन पर लाइट नहीं होने से दिक्कत हुई, ट्रेन नहीं आने से परेशानी हुई। अंधेला होने से क्या है, आदमी को आदमी नहीं नजर आ रहा है। ट्रेन अगर आती है तो कोई दुर्घटना की भी संभावना है। हाँ, क्या मांग करते हैं यहाँ पर व्यवस्था के लिए आप, लाइट की व्यवस्था के लिए? लाइट होना चाहिए ना। सोलर पैनल कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। सौर ऊर्जा वाले बल्ब चालू होने चाहिए। हाँ। तो ट्रेन ये जो थंडरिंग हुई उसकी वजह से नहीं आई है या ट्रेन लेट है आपकी? अब क्या मालूम, कोई जानकारी नहीं है आपको? मौसम के बदले मिजाज के बाद हुई भारी थंडरिंग के बाद वाराणसी रेलवे स्टेशन को एक क्षति कारित हुई है। यहाँ पर सिग्नल सिस्टम जो है, लिंकिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय पर कटंगी से चलकर गोंदिया की तरफ चलने वाली ट्रेन 78806 अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई और सिग्नल नहीं मिलने की वजह से आउटर पर ही ट्रेन को रुकना पड़ा। इस मामले में वाराणसी से बालाघाट, गोंदिया और रायपुर सहित नागपुर और भोपाल की तरफ यात्रा करने वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि ट्रेन को स्टेशन पर लाने के लिए स्टेशन मास्टर के द्वारा बाकायदा गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद अपने तकनीकी डिपार्टमेंट को दोनों साइड पर पहुंचाया गया और ट्रेन को इस वक्त वाराणसी स्टेशन पर बिना सिग्नल के सुरक्षा पूर्वक लाने का पूरा प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी एक बार फिर शाम होते होते मौसम का मिजाज बदला और जिला मुख्यालय के साथ साथ कई क्षेत्रों में आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेज गरज बिजली की चमक के बाद जिला मुख्यालय में करीब 6:30 बजे बारिश और ओलावृष्टि शुरू हुई। लगभग 1 घंटे तक चली तेज हवा की वजह से मुन्ना स्टेडियम के सामने स्थित एक पेड़ गिर गया। वहीं दूसरी ओर शहर के लगभग अधिकांश क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। लगभग 1 घंटे बारिश रुकने के बाद एक बार फिर रात करीब 8 बजे मौसम ने करवट ली और एक बार फिर तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। शहर के अंबेडकर चौक स्थित कुछ जगहों में जलभराव के कारण आवागमन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार बन रहे हैं, जो कि किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की तर्ज पर कॉलेजों को भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह भी दुनिया के कई देशों के साथ भारतवर्ष में भी नोवेल कोरोना वायरस को संभावित खतरा बताया जा रहा है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि 13 मार्च की देर शाम को उन्हें भी आदेश मिला कि महाविद्यालय में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह की उपस्थिति एकत्र होने के परिणाम स्वरूप बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय में आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर अवकाश रहेगा। लेकिन इस दौरान महाविद्यालय में संचालित हो रही वार्षिक और सेमेस्टर सिस्टम परीक्षाओं का आयोजन पूर्व की तरह निर्धारित रूप से चलता रहेगा। महाविद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियां जैसे क्रीड़ा प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधियां, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि सामूहिक गतिविधियों का संचालन स्थगित कर दिया गया है। महाविद्यालय में छुट्टी का आदेश केवल छात्रों के लिए लागू रहेगा। शैक्षणिक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य में लगे कर्मचारियों को रोजाना की तरह महाविद्यालय आना होगा।
मध्य प्रदेश में स्कूल और महाविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद किए जाने के बाद शासन द्वारा सिनेमा हॉल को भी 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए किए गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सिनेमा हॉल में एक स्थान पर एक समय में बहुत अधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिस कारण इस तरह के वायरस का संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का डर बना रहता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोवेल कोरोना वायरस पर प्रदेश शासन का बड़ा आदेश, स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल बंद। जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर तूफान के साथ बारिश और हुई ओलावृष्टि। लोकसभा में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने उठाया रेलवे का मुद्दा, नागपुर तक सीधी ट्रेन की रखी मांग। वाराणसी में रेलवे स्टेशन के पास गिरी आकाशीय बिजली, आधे घंटे सिग्नल पर खड़ी रही ट्रेन। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही, बैहर में 5 नर्सिंग होम किए गए बंद। जनपद पंचायत में रद्द हुई सामान्य सभा की तीसरी बैठक, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश। और उत्कृष्ट स्कूल में जेईई और नीट के छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।